जाओ। माती जी, मैं भोर से राजकोष के इस भाग में झाड़ू लगा रहा हूं। मैंने तो सोचा था कि राजकोष में आकर मुझे मुद्राओं की गणना करने के लिए नियुक्त किया गया है, परंतु ये गणना तो दूर की बात है, जब तक तुम पर पूर्ण विश्वास नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें राजकोष के आसपास भटकने भी नहीं दूंगा। दासों को देख रहे हो? ये वर्षों से राजकोष में काम कर रहे हैं, इन्होंने मेरा विश्वास अर्जित किया है। तो ध्यान रहे, जितना कार्य बोला है उसे ठीक से करो। जाओ। जाओ। रुको, कोष का द्वार बंद करो और बाकी सब वहां रख दो। शीघ्र करो। आमते ने धन का एक भाग बाहर क्यों रखवा दिया? कहीं ये वही धन तो नहीं जिसके बारे में आचार्य बता रहे थे? आचार्य ने सही कहा था। धनानंद अपने धन का एक भाग कहीं और किसी गुप्त स्थान पर रखता है, किंतु कहाँ? प्रतीत तो यही हो रहा है चंद्र कि वो 12 सैनिक अलग से उस धन की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे। क्या उन 12 सैनिकों ने अपने पैर में घुड़सवारी वाले जूते पहन रखे थे? हाँ, उन्होंने घुड़सवारी वाले जूते ही पहने थे। अर्थात वो धन महल से कहीं दूर ले जाया जाएगा, जैसा कि आचार्य को भी संदेह हुआ था। और वो 12 सैनिक ही घोड़ों की सहायता से उस धन को गुप्त स्थान तक पहुंचाएंगे। तो चलो चलकर उनका पीछा करते हैं। प्रतीक्षा किस बात की है चंद्र? रात होने की, क्योंकि गुप्त धन को गुप्त स्थान पर गुप्त रूप से रात में ही ले जाया जाएगा। चलो, शीघ्र करो। इन अश्वों ने अपनी चाल क्यों बदल ली? और कितनी दूर है वो गुप्त स्थान जहां धनानंद अपने गुप्त धन को छिपाता है? रात रोको। प्रतीत होता है वो गुप्त स्थान आ गया है।
क्या बात है अमात्य जी, आज पहली बार आपने गुप्तथान से पहले ही रथ को रोकने का आदेश दे दिया। अश्व ऐसा प्राणी है जिसे धोखा देना बहुत कठिन है। जब हम महल से निकले थे तो अकेले थे, परंतु मार्ग में एक बिन बुलाया अतिथि हमारे साथ आ गया, जो अभी रथ के नीचे छिपकर बैठा है। उसे ऐसा लग रहा है कि हमें इस बात का पता नहीं चलेगा। अश्वों की बदलती चाल ने किसी और की चाल का खुलासा कर दिया। तुम जो कोई भी हो, यदि जीवित रहना चाहते हो, इसे क्षण बाहर आओ। निकालो घुसपैठिए को बाहर, इसे चढ़। अंतिम चेतावनी देता हूं, बाहर आ जाओ। सैनिकों, नीचे देखो कौन छिपा है। आक्रमण करो, बच के जाने ना पाइए। मैं अभी जाकर सम्राट को सूचित करता हूं। इसलिए तुम सैनिक हो और मैं अमात्य, क्योंकि मैं समस्या उत्पन्न होने पर सम्राट को सूचित नहीं करता, उसका निवारण करने के पश्चात सूचित करता हूं। कदाचित अमात्य राक्षस की ये बात तुम्हें सदैव स्मरण रहेगी। स्मरण रहेगी ना? मैं हार गया आचार्य। मैं ये तक नहीं पता लगा पाया कि धनानंद अपना धन किस स्थान पर छिपाता है। जब मैं इतना सरल कार्य करने में विफल हो गया, तो फिर मैं उस धनानंद का सामना कैसे कर पाऊंगा? कैसे उसके विरुद्ध अपनी सेना खड़ी कर पाऊंगा? कैसे क्रांति का आरंभ होगा? एक माह में तो ये सब करना मुझे असंभव प्रतीत हो रहा है आचार्य। युद्ध में असफल वो योद्धा नहीं होता चंद्रगुप्त जो लड़कर नीचे गिर जाता है। असफल वो होता है जो नीचे गिरने के पश्चात पुनः उठकर लड़ने का साहस भी खो बैठता है। इस चींटी को देख रहे हो चंद्रगुप्त? देख रहे हो कैसे वो अपने मुंह में मिष्ठान का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे अपने छिद्र तक ले जाने का भरसक प्रयास कर रही है। बार बार गिर जाती है
परंतु पराजय स्वीकार नहीं करती। पूरे धैर्य और साहस के साथ पुनः जुट जाती है अपने कार्य में। और तुम देख लेना, ये अंततः सफल भी होगी, क्योंकि बार बार मिली असफलता ने इसे सफलता के विषय में अनमोल सीख देती है। यदि धनानंद के गुप्त धन तक पहुंचना इतना ही सरल होता तो अब तक असंख्य लोग वहां तक पहुंच चुके होते चंद्रगुप्त। यदि तुम्हें उस धन तक पहुंचना है तो इस चींटी की भांति निरंतर और अथक प्रयास करने होंगे। एड़ी चोटी का बल लगाना होगा। तुम्हारे पास साहस और संकल्प की शक्ति है चंद्रगुप्त। अब तुम्हें सीखना है कि अपनी पराजय को विजय में परिवर्तित कैसे किया जाता है। और आपके अनुसार ये सब कैसे होगा? समय आ गया है तुम्हारे शस्त्र विद्या के प्रशिक्षण का।